Hello everyone, welcome to our digital platform Path Civil Services. Today we will discuss some important topics that related to cosmos. हमारा उसमें फर्स्ट है न्यूट्रॉन तारा, देन हम डिस्कस करेंगे पल्सर, ब्लैक होल, नक्षत्र, नक्षत्र दिवस, तारामंडल और सबसे इम्पोर्टेंट तारामंडल जो कि है सप्तर्षि तारामंडल, और अंत में हम डिस्कस करेंगे ग्रेट बियर तारामंडल को। पिछले लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिकों को डिस्कस किया था, उनका यहाँ पर हम सिर्फ एक ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद हम हमारे टॉपिक पर वापस आएंगे। ठीक है, देखो पहला देखा था हमने स्टेलर नर्सरी। तो जब तारों का विकास जिन बादलों से होता है उन्हीं को बोला जाता है स्टेलर नर्सरी। आदि तारा क्या होता है, जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होने की जब प्रोसेस होती है तो जो प्रारंभ में जो तारा बनता है उसी को बोला जाता है आद्य तारा या प्रोटो स्टार। ये पूर्णतः डेवलप नहीं होता है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन का हीलियम में बदलने की प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, जब इसी प्रोसेस में जो हाइड्रोजन होती है वो हीलियम में जब कन्वर्ट होती है तो जो परमाणु होते हैं, इन परमाणुओं में क्या होती है, टक्करों की संख्या बढ़ती जाती है। उसके कारण तारे जो होते हैं अपनी पूर्ण अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं और उसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पूर्ण तारा या फुल स्टार को। ठीक है, रेड जायंट स्टार क्या होता है, तो जब तारा जब अपने विकास की अवस्था में होता है तारा, तो उसका जो कलर होता है वो उसमें अधिक टेम्परेचर के कारण उसका जो कलर होता है वो लाल हो जाता है और उसी को बोला जाता है लाल दानव तारा। क्लियर हुआ। लाल दानव तारा के बाद में भयंकर सा तारे में भयंकर सा एक विस्फोट होता है, उस तारे को बोला जाता है सुपरनोवा विस्फोट। अगर सुपरनोवा विस्फोट के बाद में तारे का द्रव्यमान 1.4 ms से अगर कम होता है तो उस तारे को बोला जाता है श्वेत वामन तारा। ठीक है, और श्वेत वामन तारा अंततः काला वामन तारा में बदल जाता है। ठीक है, श्वेत वामन तारा को ही जीवाश्म तारा कहा जाता है। इस तरीके से हमने इन टॉपिकों को डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे आज के टॉपिकों पर। अगर आपको ये सब टॉपिक डिटेल से स्टडी करना है तो आप पिछले लेक्चर को हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। डिस्कस करते हैं हम हमारे आज के टॉपिक को। ठीक है, हमारा पहला टॉपिक है न्यूट्रॉन तारा। देखो हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि चंद्रशेखर सीमा क्या होती है, यानी कि जो हमारा सन होता है, सूर्य होता है, इसका जो मास होता है वो कितना होता है, इसका जो मास होता है वो होता है 1.44। ठीक है, अगर इस 1.44 से कम मास का अगर कोई स्टार है यानी कोई तारा है तो वो श्वेत वामन तारा में, और श्वेत वामन तारा जो होगा वो किस में बदल जाता है, वो बदल जाता है काला वामन तारा में। ठीक है, अगर अधिक होगा, ठीक है, मान लिया जाए यार अधिक भी हो सकता है ना, तो अधिक होगा ना, तो अधिक होने से जिस तारे का निर्माण होगा उसको बोला जाएगा न्यूट्रॉन तारा। ठीक है, अब हम इसको रीड करते हैं। देखो यदि तारे का द्रव्यमान 1.4 मास ऑफ सन से अधिक होता है तो परमाणुओं में मुक्त घूमते हुए इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अत्यधिक वेग पाकर बाहर चले जाते हैं। वेग पाकर क्या हो जाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बाहर चले जाएंगे, और अब यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पर न्यूट्रॉन बचेंगे। ठीक है, यानी कि तारे के क्रोड में सिर्फ न्यूट्रॉन बचेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं, पलायित हो जाते हैं। तो वो जो अवस्था होगी उसी अवस्था को क्या बोला जाता है, उसी को न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहते हैं। पल्सर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो अत्यधिक वेग पाकर बाहर की तरफ जाते हैं, इसलिए इसको पल्सर भी कहा जाता है। देखो जो न्यूट्रॉन तारा होता है ना, ये अत्यधिक तीव्र गति के रेडियो तरंगे क्या करता है, उत्सर्जित करता है। ठीक है, अब इसका जो थर्ड पॉइंट यहाँ पे जो लिखा है वो इसकी निर्माण की अवस्था को बता रहा है कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो सुपरनोवा विस्फोट से बचा हुआ केंद्रीय भाग यानी कि जो क्रोड होता है, एक तारा होता है ना, इसमें 3 भाग होते हैं। ठीक है, एक होता है क्रोड के बाद मध्यवर्ती परत और सबसे बाहर की परत। तो जो ये अंदर का जो क्रोड वाला भाग होता है ना, ये अत्यधिक घनत्व वाला होता है, और इसी से क्या बनता है, न्यूट्रॉन तारे का निर्माण होता है। जब यहाँ के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अत्यधिक वेग पाकर क्या हो जाएंगे, बाहर की तरफ चले जाएंगे और सिर्फ न्यूट्रॉन बचेंगे, उसी को बोलते हैं न्यूट्रॉन तारा। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कृष्ण विवर। देखो कृष्ण विवर जो है ना, ये न्यूट्रॉन तारे के बाद की अवस्था है। ठीक है, रीड करते हैं। अंतरिक्ष में स्थित एक उच्च घनत्व हाई डेंसिटी वाला क्षेत्र होता है। अभी हमने न्यूट्रॉन तारे में डिस्कस करा। ठीक है, तो अंतरिक्ष में स्थित एक उच्च घनत्व वाला क्षेत्र होता है। इसका गुरुत्वाकर्षण ना इतना अधिक होता है कि इससे प्रकाश का परावर्तन या किसी अन्य वस्तु का वहां से पलायन भी नहीं हो पाता है। ठीक है, इस तरीके से कृष्ण विवर को हम लोग लिखेंगे। देखो इसमें निर्माण की जो प्रोसेस होती है वो डिस्कस करते हैं कैसे होती है। जब न्यूट्रॉन तारे में द्रव्यमान एक ही स्थान पर संकेंद्रित हो अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है,
यानी कि जो न्यूट्रॉन तारा होगा इसका जो द्रव्यमान होगा वो एक ही जगह पर केंद्रित हो जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा द्रव्यमान एक ही जगह पर केंद्रित हो जाएगा। अभी हमने डिस्कस करा था कि एक जो तारा होता है उसमें 3 अवस्थाएं होती है, क्रोड होती है, मध्यवर्ती परत और उसकी बाहर की परत, ठीक है। यानी कि ये जो कृष्ण विवर होगा अपने इसका गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है ना कि अपने आसपास के तारों को भी अपने में समाहित कर लेता है। प्रकाश तो छोड़िए, आप आसपास का कोई भी पिंड होगा अपने आप में समाहित कर लेगा। यानी कि अगर इसके पास कुछ चला गया तो वो बाहर आ ही नहीं सकता है, ठीक है। मतलब इसका न तो इतना ज्यादा होता है। जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान मास के 3 गुने से अधिक होता है, ठीक है, ट्वाइस होता है, मतलब 3 होता है, ठीक है, इंटू 3 होता है, 3 गुने से अधिक होता है, वे विघटित होकर अंततः कृष्ण विवर में परिणत हो जाते हैं। इसे दूरबीन भी नहीं देख पाती है। हालांकि नासा ने अभी कुछ दिन पहले बताया है कि उन्होंने इसकी इमेज ली है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है, लेकिन नासा ने ऐसा बताया है। इस तरीके से हम कृष्ण विवर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नक्षत्र। नक्षत्र तो देखो हर व्यक्ति ने सुना है कि नक्षत्र क्या होता है, कहते हैं ना किसी का नक्षत्र साथ में दे रहा, इस तरीके की वाली बातें जो बातें होती हैं वही नक्षत्र है ये, ठीक है। अब हम इसको साइंटिफिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। यानी कि तारों को का आप एक ग्रुप बना दोगे, लेकिन उनकी क्रमबद्धता होनी चाहिए, उसमें एक आकृति बननी चाहिए, ठीक है। तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। यह आकाश में पृथ्वी के चतुर्दिक स्थित होते हैं, वह रात में दिखाई देते हैं। यानी कि पृथ्वी के आसपास के वातावरण में आकाश में दिखाई देंगे ये, और रात में दिखाई देंगे। ऑब्वियसली बात है, तारों का समूह इसलिए रात में ही दिखाई देगा। और अगर हम उदाहरण की बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण दे सकते हैं हम। चित्रा हो सकता है, विशाखा, घनिष्ठा, अनुराधा, रोहिणी, हस्त, श्रवण, है ना, फिर मघा और आर्द्रा। इस तरीके से हम कुछ नक्षत्रों का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। देखो नक्षत्रों की जो संख्या बताई गई है वो कितनी बताई गई है, 27 बताई गई है, ठीक है, 27 बताई गई है। लेकिन जो भारत के ऋषि मुनि है, जो भारत के मनीषियों ने, इन्होंने ये ना एक अभिजीत नाम का 28 जो नक्षत्र है उसकी भी परिकल्पना की है, ठीक है। तो अगर हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में मानेंगे तो हम बताएंगे कि भाई 28 होते हैं नक्षत्र, क्लियर हुआ कहीं, लेकिन इसका जो सोर्सेस है वो 27 इसको कहते हैं, क्लियर हुआ। तो नक्षत्र क्या होता है, तारों का एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित होना, और उसका जो समूह होगा उसको क्या बोलेंगे, नक्षत्र बोलेंगे, ठीक है। स्थिति बताएंगे अब, तो पृथ्वी के चतुर्दिक स्थित होते हैं, रात में दिखाई देते हैं। एक उदाहरण दे देंगे इसमें, चित्रा या विशाखा जो भी देना हो, और संख्या बता देंगे कि भाई इसमें 28 और 28वां अभिजीत की इसमें परिकल्पना की गई है। इस तरीके से हम नक्षत्र को लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नक्षत्र दिवस। देखो ये सिंपल सा है, इसमें कुछ समझने का ऐसा कुछ है नहीं। तो यदि नियत नक्षत्र के मध्याह्न रेखा मेरिडियन के ऊपर से उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच के समय को क्या कहते हैं, नक्षत्र दिवस कहते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी एक 24 घंटे में चक्कर लगाती है ना, वैसे ही नक्षत्र भी होता है, नक्षत्र दिवस भी वैसा ही होता है, ठीक है। ये मान लिया जाए ये एक हमारी अर्थ है। और तो यहाँ से मान लिया जाए 2 बार ये जो मध्याह्न रेखा के नियत से अगर कोई भी उत्तरोत्तर कोई भी नक्षत्र गुजरता है, ठीक है, किसी नियत नक्षत्र के मध्याह्न रेखा के ऊपर से उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच के समय को नक्षत्र दिवस हम कहेंगे, ठीक है। और इसकी जो अवधि होती है वो कितनी होती है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। इस 4 सेकंड को भी आप इंक्लूड कीजिए, जो कि इसकी इंपॉर्टेंसी भी है, ठीक है। तो 23 घंटे 56 मिनट व 4 सेकंड का ये नक्षत्र दिवस होता है। अगर इस नक्षत्र दिवस में आप 4 मिनट को और ऐड करते हो तो उससे निकलता है सौर दिवस, ठीक है। यानी कि जो पृथ्वी का जो सौर दिवस है वो कितना है, वो है लगभग 24 घंटे का, ठीक है। तो नक्षत्र दिवस तथा सौर दिवस में लगभग 4 मिनट का क्या होता है, डिफरेंस होता है, अंतर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तारामंडल, है ना, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। देखो क्या होता है, आकाश में तारामंडल, देखो नाम से इंडिकेट हो रहा है कहीं ना कहीं मंडल है ये, मतलब तारों का एक ग्रुप है ये भी, लेकिन कुछ विशेष तारे आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो आकाश में सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित तारों के समूह को या आकृति को क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट तारामंडल जिनका नाम हम सबने सुना है, जैसे कि ग्रेट बियर हो सकता है, ठीक है, सीरियस नाम का स्टार हो सकता है, फिर नर तुरंग हो सकता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, सबसे छोटा तारामंडल कौन सा है, और टोटल तारामंडल कितने हैं, ठीक है। तो नर तुरंग जो तारामंडल है ये पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारामंडल है, कौन सा, नर तुरंग, क्लियर हुआ। और संख्या की बात करते हैं तो टोटल संख्या कितनी है, 88 है। और सबसे छोटा जो तारामंडल है वो कौन सा है, क्रक्स, जिसको सदर्न क्रॉस भी कहते हैं, और हिंदी में इसको कहते हैं त्रिशंकु तारामंडल। ये सबसे छोटा तारामंडल है। सबसे बड़ा तारामंडल की बात करते हैं तो वो कौन सा है,
हाइड्रा है। ठीक है, तो नाम बिल्कुल याद रखिएगा। नर तुरंग हमारे सबसे नज़दीक का तारामंडल है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का है। और त्रिशंकु सबसे छोटा तारामंडल है। हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल है। तारामंडलों की संख्या कितनी है? 88 है। क्लियर हुआ? इस तरीके से हमें इसको लिखना है। नक्षत्र कितने होते हैं? तो नक्षत्र 28 होते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सप्तर्षि तारामंडल। वेरी वेरी आईएमपी टॉपिक है ये। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और इसको 3 मार्क्स के में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखो रेड करते हैं क्या होता है। सप्तर्षि तारामंडल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध यानी कि हेमीस्फेयर के आकाश में रात्रि में दिखने वाला एक तारामंडल है। देखो सप्तर्षि क्यों कहते हैं कि भारत के जो 7 ऋषि मुनि हैं उन 7 ऋषि मुनियों के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। ठीक है, तो सप्तर्षि तारामंडल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में के आकाश में रात्रि में दिखने वाला तारामंडल है। इसमें 4 तारे चौकोर और 3 तिरछी रेखा में रहते हैं। देखो आप देख लीजिए, इसमें क्या होते हैं? क्रतु, पुलह, ये रहा क्रतु, ये रहा इधर पुलह और पुलतस्य और अत्रि। ठीक है, पुलतस्य और अत्रि देखो ये चौकोर में है, बिल्कुल आप यहाँ पर देख लीजिएगा, चौकोर में रहते हैं। और 3 जो होते हैं वो तिरछी रेखा में होते हैं। देखो ये अंगी रस, वशिष्ठ और मरीचि। ठीक है, ये इस तरीके से, ये एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक ये यहाँ है। क्लियर हुआ? इस तरीके से ये 7 स्टार्स होते हैं और इन्हीं का जो सम्मिलित ग्रुप होता है उसी को बोलते हैं सप्तर्षि तारामंडल। देखो इसको उर्सा माइनर भी कहा गया है, लेकिन उर्सा माइनर एक बड़ा ग्रुप है यानी कि उसका पार्ट है। क्लियर हुआ? तो इन तारों को काल्पनिक रेखा से मिलाने पर एक प्रश्न चिन्ह का आकार प्रतीत होता है। देखो ये क्लियर सा दिख रहा है, एकदम प्रश्न चिन्ह जैसा ऐसे बनता है ना प्रश्न चिन्ह। ठीक है, सब प्रतीत होता है। इन तारों के नाम प्राचीन काल के 7 ऋषि मुनियों के नाम पर रखे गए हैं। इसे एक पतंग का आकार भी माना जाता है जो कि आकाश में डोर के साथ उड़ रही हो। अगर इन तारों को आप मिला दोगे, ठीक है, देखो एक बार और देखते हैं, अगर इन तारों को हम मिला देते हैं, कौन कौन से? क्रतु को और पुलह को। ठीक है, तो अगर इनको इन 2 आगे के तारों को अगर आप ऊपर की ओर ले जाओगे तो ये ध्रुव तारे की तरफ जाते हैं। इमेज थोड़ी सी तिरछी है तो इसको अंडरस्टूड करके चलिए सिर्फ। ठीक है, अगर इनको आगे की उस पंक्ति को आगे मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ध्रुव तारा इंडिकेट होगा यानी कि एक संकेतक का काम करेगा। ठीक है, सप्तर्षि तारामंडल को अंग्रेजी में ग्रेट बियर भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रेट बियर को भी हम लिख सकते हैं। अगर सप्तर्षि तारामंडल आता है या ग्रेट बियर आता है, दोनों एक ही बात है। क्लियर हुआ? एग्जाम में प्रीलिम्स में कोई पूछा जा सकता है कि भाई ध्रुव तारे को कैसे, मतलब किसकी सहायता से इसकी दिशा का ज्ञान होता है, तो वो सप्तर्षि तारामंडल या ग्रेट बियर के माध्यम से ही ज्ञात की जाती है। इस तरीके से आज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे ध्रुव मत्स्य, ध्रुव तारा और कुछ अन्य स्टार को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।